हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ डॉक्टर कोमल। आज का हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, विच इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग काफ़ी सारे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केसेस हमारे सुनने में आते, देखने में आते हैं। तो इस तरीके के केसेस हमको हमारे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। इसीलिए हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मैनेजमेंट आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमने आज का ये सेशन लिया है। हम ओवरऑल देखते हैं कि हार्ट डिसीज़ किसी भी एज ग्रुप में आता है। तो जैसे ही हमारा एज ग्रेजुअली बढ़ता है, उस हिसाब से हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर हम ओवरऑल डिसीज़ में देखते हैं तो 31% कॉन्ट्रीब्यूशन हार्ट डिसीज़ का है मॉर्टेलिटी में। क्योंकि अगर हम टॉप 10 कॉजेज देखेंगे डेथ के, तो उसमें इस्केमिक हार्ट डिसीज़ आता है, स्ट्रोक आता है। और हमारे इंडिया में भी हार्ट डिसीज़ को टॉप नंबर 1 किलर कहा गया है इसी के कारण। अगर हम वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक देखते हैं तो उसमें हर एक 20 सेकेंड में हार्ट अटैक के केसेस होते हैं और उसमें 1 मिनट में एक डेथ रेट पाई जाती है। और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो 50% जो केसेस होते हैं जिनको हार्ट अटैक आया है, उसमें से 50% केसेस तो ऐसे होते हैं कि वो हॉस्पिटल में पहुंचने के पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। और एक बार उतना डैमेज हो गया कि वो रिवर्स नहीं हो पाता। वुमेंस में भी अगर 4 वुमेंस अगर हार्ट अटैक से अफेक्ट होते हैं तो उसमें से एक फीमेल जो है वो डेड होती है। तो इट्स एन वेरी सीवियर प्रॉब्लम जो हमें ऑल ओवर देखने को मिलता है। तो इसीलिए जब भी हमारे पास ऐसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट आता है तो हमें तुरंत डिटेक्ट करके उसको तुरंत एक्शन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उसकी तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं तो उसके कारण उसको थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रोक है, कार्डियोजेनिक शॉक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियक टेम्पोनांट, अरेथमिया, पेरिकार्डाइटिस, इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि तुरंत उसके ऊपर हमें एक्शन लेना है। तो जब पेशेंट हमारे तरफ आएगा तो हम कैसे समझेंगे क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम मिलेंगे कि ये पेशेंट एमआई का है। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास जब भी आएगा तो उसको चेस्ट पेन रहेगा, वो पूरा पसीने से लथपथ रहेगा, उसको सीवियर नौशिया वोमिटिंग रहेगा, उसको सांस लेने में भी तकलीफ होगी, या फिर उसको टिंगलिंगनेस रहेगा उसके आर्म में, बैक में, नेक में, जॉ में, ये हमें मिलेगा। एकदम से वो आकर गिर भी सकता है, उसके हार्ट में बर्निंग सेंसेशन होगा। तो इस तरीके से हमको साइन एंड सिम्टम पेशेंट में मिलते हैं। और जो मेनली साइट जो हमको मिलती है कि जहाँ पे पेन है, तो वो शोल्डर से तो टिप ऑफ लिटिल फिंगर तक का उनको पेन रह सकता है, या फिर किसी को जॉ में पेन रह सकता है, इपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन रह सकता है, या फिर बैक पेन हो सकता है। तो इस तरीके का अगर हमें पेन मिलता है तो हमें उसे लाइटली ना लेते हुए थोड़ा उसको सीरियसली लेकर उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितना हम जल्दी एक्शन लेते हैं उतने ज़्यादा हम मॉर्टेलिटी से पेशेंट को हमारे बचा सकते हैं। तो चेस्ट पेन में भी एक मतलब 2 टाइप्स, उसमें 2 डिवीज़न होंगे, एक तो कार्डियोजेनिक, एक नॉन कार्डियोजेनिक। और कार्डियोजेनिक में भी 2 आएंगे, एक तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ एंड एक नॉन कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में आएगा क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नॉन कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में आएगा पेरिकार्डाइटिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, एओर्टिक डिसेक्शन, मायोकार्डाइटिस। एंड नॉन कार्डियक में आएगा मस्कुलोस्केलेटल, उसमें रहेगा कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, मतलब रिब्स जो हमारे होते हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ जाना। इसोफेजियल डिसीज़ में आएगा जीआरडी, मोटेलिटी डिसऑर्डर, इस तरीके के डिसीज़ आएगी। साथ ही लंग डिसीज़ हो सकता है, प्यूरल डिसीज़ हो सकता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, और बिलियरी डिसीज़, या फिर एंजाइटी की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। तो हमें डायग्नोस
किस तरीके से करें। जब भी हमने जो साइन एंड सिम्टम देखे हैं वैसे हमें मिलता है तो तुरंत हमें एक ईसीजी निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमें ईसीजी में एसटी एलिवेशन दिखता है इस तरीके से, ये ईसीजी में हमें क्या दिख रहा है, इंफेरोलैटरल में एसटी एलिवेशन दिख रहा है, तो यहाँ पर इंफेरोलैटरल एमआई है, इस तरीके से हम लोग डायग्नोस करेंगे एसटी एलिवेशन है तो हम तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की तैयारी कर देंगे। बट समटाइम्स क्या होगा कि ऐसे भी हो सकता है कि एसटी एलिवेशन ना देखते हुए हमें एसटी डिप्रेशन मिलेगा, तो ऐसे कंडीशन में हमको प्रीवियस वाला जो ईसीजी उसके साथ कंपेयर करना है, बट नहीं मिलता है। अगर हमें पता नहीं है कि ये पेशेंट का प्रीवियसली भी ऐसा था तो हमें फिर कार्डियक मार्कर कर लेना चाहिए। अगर हमें क्लियर नहीं है कि उसको पहले भी था या नहीं था, तो ऐसे कंडीशन में हम कार्डियक मार्कर्स करेंगे एंजाइम्स। तो कार्डियक एंजाइम मार्कर बहुत सारे होते हैं, बट हम मोस्ट प्रोबेबली CKP-MB एंड ट्रोपोनिन आई को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि CKP-MB को हम लोग करते हैं क्योंकि वो जल्दी ही हमें पता चल जाता है कि इसको एमआई है या नहीं, जल्दी हमको पता चल जाता है। और ट्रोपोनिन आई जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, तो हम CKP-MB एंड ट्रोपोनिन आई इसको कर सकते हैं। उसके बाद एक बार हमको डिटेक्ट हो गया कि इसको एमआई आया है तो हम तुरंत बाकी शिफ्टिंग करने के लिए पेशेंट के लिए करेंगे, तैयारी करना शुरू कर देंगे। कार्डियक एम्बुलेंस को बुलाएंगे, कार्डियक एम्बुलेंस ही बुलाना है क्योंकि उसमें बाकी सारी फैसिलिटीज़ रहेगी, ऑक्सीजन मास्क रहेगा और एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी रहेंगे। तो कार्डियक एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करेंगे, पेशेंट को तब तक लाई डाउन पोजीशन में रखेंगे एंड हमारे और जितना मेडिसिन मैनेजमेंट है वो सब इम्पॉर्टेंट मेडिसिन भी उनको देंगे। और जब एम्बुलेंस आती है तो उसको हम प्रॉपर व्हील चेयर पर या फिर स्ट्रेचर पर ही लेके जाएंगे, सो दैट कि उनको कुछ भी एक्सर्शन ना हो। और जो मेडिसिन हमें देना है एम्बुलेंस आने के पहले, तो उसमें मेडिसिन मैनेजमेंट में आता है सॉर्बिट्रेट 5 mg 1 स्टैट, इकोस्प्रिन 150 mg 2 स्टैट, टैबलेट क्लोपिटाइप 150 mg 2 स्टैट, टैबलेट एटोर्वास्टैटिन 14 mg 2 स्टैट। अगर पेशेंट को टैकीकार्डिया है और बीपी भी बढ़ा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बीटा ब्लॉकर देंगे। अगर पेशेंट का केवल हार्ट रेट ही बढ़ा है तो ऐसे कंडीशन में हमको इवेब्राइडिन स्टार्ट कर देना है। और साथ ही अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर के साइन दिख रहे हैं, जैसे कि पीडल एडिमा है, ऑस्कल्टेशन करने के बाद में क्रेप्ट्स अगर हमको दिख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डायूरेटिक स्टार्ट कर देंगे। अगर एम्बुलेंस आने के पहले हमें ऐसे दिख रहा है कि पेशेंट कोलैप्स हो रहा है तो हम उनको अलर्ट करेंगे, उनको हाथ लगा के थपथपाएंगे, आवाज़ देंगे। अगर स्टिल वो रिएक्ट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो तुरंत हमको कैरोटिड पल्स जो है, कैरोटिड आर्टरी को पाल्पेट करना है। अगर वो हमें पाल्पेट नहीं हो रही तो हमें तुरंत CPR देना शुरू कर देना है। तो जो हाथ से हम प्रेशर देंगे ये 2:3 का 30:2 इसका रेशो होता है। हम हार्ट को कंप्रेस 30 टाइम्स करेंगे, उसके साथ माउथ ब्रीदिंग 2 टाइम्स देंगे। इस तरीके से ये रेशो होता है। तो तुरंत CPR चालू कर दे रखेंगे और जो नेसेसरी एक्शंस है वो लेते हैं और वैसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। और जैसे ही कार्डियक का एम्बुलेंस आती है शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा हम उसको मॉर्टेलिटी से प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग CPR देते हैं तो उससे एटलीस्ट उसका जो ब्रेन है वो डेड होने से हम उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। वो कंटिन्यू CPR करने से ब्लड का जो सप्लाई है वो ब्रेन को होगा। तो ऐसे कंडीशन में हार्ट को शॉक देना ही ट्रीटमेंट होता है हार्ट को चालू करने के लिए। और जब भी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है उसकी मेन ट्रीटमेंट होती है कि उसको थ्रोम्बोलाइज करना, जो ब्लड क्लॉट है उसको ब्रेक डाउन करके थ्रोम्बोलाइज कर देना। तो ये मेन ट्रीटमेंट है।
बट शिफ्ट करने तक इन सभी का मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी समराइज़ कर लेते हैं हमने अभी जो भी डिस्कस किया है कि जैसे पेशेंट हमारे पास आया तो तुरंत हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे कि पेशेंट को चेस्ट पेन है, पूरा पसीने से लथपथ है, बहुत ही अनईजी है, या फिर एकदम से गिर गया है, उसको डिजीनेस है। तो वैसे सिम्टम जैसे डायग्नोस हो गए वैसे हम ईसीजी करेंगे। अगर ईसीजी में क्लियरिटी नहीं है एमआई है या नहीं तो तुरंत कार्डियक एंजाइम करेंगे। अगर हमको ईसीजी में मिल जाता है कि क्लियर कट मिल जाता है कि एसटी एलिवेट है तो बिल्कुल भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएंगे, मेडिसिन जितना मैनेजमेंट है वो दे के तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे और थ्रोम्बोलाइज, सो दैट कि हम लोग थ्रोम्बोलाइज कर सके। ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती है, तो तुरंत से जितना जल्दी हो सके उतना हम पेशेंट को एडमिट कर देते हैं और इस तरीके से हम लोग पेशेंट की मॉर्टेलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो होप यू ऑल लाइक दिस सेशन एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू।